बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से। ये पॉइंट्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट जेई के लिए, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, करंट इज अ स्केलर ऑल्दो वी रिप्रेजेंट करंट विद एन एरो। बच्चों, जब भी हम किसी वायर में ऐसे दिखाते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम एक एरो की हेल्प से उस करंट की डायरेक्शन बताते हैं कि ये डायरेक्शन है करंट की। तो जब हम एक एरो बना रहे हैं तो करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट्स डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने ट्राइंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ ये पढ़े हैं वेक्टर एडिशन के। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मीन्स ये आर कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई थीटा नहीं होता है। जैसे एक वायर में कुछ करंट आ रहा है, सपोज 5 एम्पियर का करंट है, आगे जाके हम करंट को 2 वायर्स में से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो सपोज एक में 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और एक में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो इन वायर्स को हम किसी भी तरीके से बैंड कर दें, करंट की वैल्यूज में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वायर कैसे भी हम ले लें कि हमने सपोज ये वाला वायर हटाकर इसको हमने इस तरीके से बैंड कर दिया तो भी इसमें 2 एम्पियर का ही करंट रहेगा, ये 5 एम्पियर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मीन्स जो करंट है वो वेक्टर एडिशन के लॉज फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। दैट करंट इज अ स्केलर ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। अब करंट की डेफिनेशन से भी हम देख सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। द करंट आई थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। करंट डेंसिटी आपने पढ़ा होगा बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होता है? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यूनिट एरिया से जितना अमाउंट करंट का क्रॉस होता है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब ये जो करंट डेंसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया भी एरिया वेक्टर है, मींस ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज हमने कोई ऐसे ये कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एरिया वेक्टर इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। और आई अपॉन ए क्या होता है? जे। तो ये जे भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो इस तरह से हम ये देखें यहां से आई की वैल्यू, तो आई किसके इक्वल आ गया? जे डॉट ए। तो ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए आई भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है और ये हमको रिजल्टेंट आई मिल रहा है, तो आई एक स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों लेते हैं, क्योंकि वो वेक्टर्स लॉ फॉलो नहीं करता। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, रेफर टू वी आई कर्व ऑफ अ रजिस्टर एंड डायोड एज शोन इन द टेक्स्ट। अ रजिस्टर ओबेज ओम्स लॉ व्हाइल अ डायोड डज नॉट। बच्चों, अगर हम किसी रजिस्टर के लिए वी आई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, वी आई ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये है रजिस्टर के लिए। अगर किसी डायोड के लिए वी आई कर्व ड्रॉ करते हैं तो इधर आई लिख देते हैं, इधर वी, आई वी ग्राफ बना रहे हैं, तो वो इस तरीके से आता है। ठीक है, डायोड के लिए ये ग्राफ इस तरीके से आता है। तो अब आगे इसमें क्या बोला गया है कि ये जो रजिस्टर है ये तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन ये डायोड ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमें पता भी है कि डायोड्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। द असर्शन दैट V इज इक्वल टू आई आर इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू। तो जब भी ओम्स लॉ की बात की जाती है तो एकदम से माइंड में क्या आता है? V इज इक्वल टू आई आर। पर ये ओम्स लॉ नहीं है बच्चों। ये ओम्स लॉ कब होगा? जिस टाइम पर आर कांस्टेंट रहे, सिर्फ तभी ये ओम्स लॉ होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होगा। तो ओम्स लॉ कब है? जब V अपॉन आई इज इक्वल टू आर और ये वैल्यू हो कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट हो तभी ये ओम्स लॉ होगा। तो ओम्स लॉ को ज्यादा करेक्ट वे में कहना क्या होगा?
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। लेकिन अगर R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, जैसे कि डायोड के केस में R कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो इस वाले केस में R कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस केस में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, इसमें नहीं फॉलो हो रहा, तो V इज इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ कहना सही नहीं है। ओम्स लॉ कब है ये? जब R की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ तभी V इज इक्वल टू आई आर करेक्ट होगा। This equation defines resistance and it may be applied to all conducting devices whether they obey Ohm's law or not। जैसा हमने देखा कि V is equal to IR को हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स रजिस्टर के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, डायोड के केस में भी। ये बात अलग है कि रजिस्टर के केस में R कांस्टेंट आया और डायोड के केस में R कांस्टेंट नहीं आया, लेकिन अप्लाई हम दोनों में ही कर सकते हैं इसको। तो ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, ये इस R को डिफाइन कर रहा है, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। आगे देखते हैं, द ओम्स लॉ असर्ट्स दैट द प्लॉट I वर्सेस V इज लीनियर, दैट इज R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ ये बताता है कि V और I का रेशो जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ये लीनियरली वेरी करने चाहिए। ये यहाँ आपको दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन अगर आएगी तो ओम्स लॉ होगा। अगर हमने ये लिखा है R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ये R इस V से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं तो करंट भी उसी रेशो में बढ़ता जाए कि R कांस्टेंट रहे, तो R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। इसी पॉइंट में बच्चों आगे क्या है, इक्वेशन E इज इक्वल टू रो J लीड्स टू अनदर स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। आपको ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पता होगी, ये है ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, E इज इक्वल टू रो J। यहाँ पर E भी वेक्टर क्वांटिटी है और J भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस रिलेशन को लिखते हैं, जो ओम्स लॉ की ये वेक्टर फॉर्म है, इसको लिख लेते हैं E इज इक्वल टू J रो, इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी है, स्केलर क्वांटिटी, J करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कंपेयर कर लेते हैं ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से, V इज इक्वल टू आई आर, इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो रिलेट करता है इस रेजिस्टेंस से, रेजिस्टिविटी और R में रिलेशन है, ऐसे ही इधर E और V में रिलेशन है, ऐसे ही I और J में रिलेशन है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से ही। अब आगे देखते हैं इसमें, that is a conducting material obeys Ohm's law when resistivity of material does not depend on magnitude and direction of applied electric field। तो बच्चों जैसे इस वाले रिलेशन में हमने क्या बोला कि ये रेजिस्टेंस V पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे ही इस वाले रिलेशन में हम बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को चेंज भी कर दें तो भी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ना आए। वैसे में भी हमें पता है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से चेंज नहीं होती है, कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज्यादा कर दें तो रेजिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दे तो भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ तब है जब R की वैल्यू कांस्टेंट है, R इंडिपेंडेंट होता है V से। सिमिलरली E इज इक्वल टू रो J, ये वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, और इसमें ये जो रो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, होमोजीनियस कंडक्टर्स लाइक सिल्वर और सेमीकंडक्टर्स लाइक प्योर जर्मेनियम और जर्मेनियम कंटेनिंग इम्प्योरिटीज obey Ohm's law within some range of electric field values। बच्चों हमने ये पढ़ा है कि कंडक्टर्स Ohm's law फॉलो करते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो Ohm's law फॉलो नहीं करते। यहाँ इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि कंडक्टर्स जैसे कि सिल्वर है, ये भी Ohm's law फॉलो करते हैं। सेमीकंडक्टर्स चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर हो, जैसे जर्मेनियम का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जर्मेनियम प्योर लें या फिर इम्प्योर लें, ये दोनों ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, विद इन
सम रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू के लिए जो जर्मेनियम है वो फॉलो करता है ओम्स लॉ को। इफ द फील्ड बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग देयर आर डिपार्चर फ्रॉम ओम्स लॉ इन ऑल केसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो सेमीकंडक्टर्स भी ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। सेमीकंडक्टर जो है वो डिपार्ट कर जाते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर ही ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी करते हैं, लेकिन स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज द सम ऑफ फर्स्ट मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन एंड सेकेंड ड्यू टू ई। बच्चों कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये कोई भी कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इनकी वजह से ही तो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं इनको। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है जैसे वो रैंडमली मूव करता रहता है, जैसे इधर से इधर गया, यहाँ किसी आयन से कोलाइड हो गया और कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये इधर आ गया, यहाँ पर कोलिजन हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर सपोज ये इस डायरेक्शन में आ गया, तो ऐसे ये मूव करते रहते हैं रैंडमली, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सपोज आगे इधर आ गया ये, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से मूव कर रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में अप्लाइड नहीं की गई है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सपोज इधर प्लस और इधर माइनस टर्मिनल है, सेल से कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होते ही जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लास्ट में इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये वाला पाथ है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो अब ये पाथ हो गया, तो ये मीन्स ये ड्रिफ्ट आ गया इसमें, इतना मीन्स अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ये आपने पढ़ा ही होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं और ये जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपने देखा कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह की मोशन है, एक तो वो जो रैंडम मोशन चल रही थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब से चल रही थी, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ड्रिफ्ट आया इस वजह से। अब एक बार हम पॉइंट फिर से देख लेते हैं कि मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज द सम ऑफ, फर्स्ट क्या है, मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन्स, तो आपने देखा ना कि ये रैंडम कोलिजन्स जो हो रहे हैं इनकी वजह से मोशन, एंड दैट ड्यू टू ई, और दूसरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कब है वो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई। द मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन्स एवरेज टू जीरो एंड डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू वीडी। अब आपने जब वीडी का रिलेशन फाइंड किया था तो हमने उसमें क्या लिखा था, यू एवरेज, और यहाँ पर लिखा था हमने ए टॉ, ठीक है ना, और इस यू एवरेज को हमने रख दिया था जीरो। इसको जीरो क्यों रखा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के लिए हमने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में यहाँ पर, यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जहां से चला कभी ना कभी ये उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, जहां से चला अगर वापस वहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें ये एवरेज वेलोसिटी कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो गई जीरो, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रैंडम मोशन है, जो रैंडम कोलिजन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। वीडी दस इज ओनली ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से नहीं होती। तो ये आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब।
द रिलेशन J is equal to rho v should be applied to each type of charge carrier separately. बच्चों ये जो रिलेशन है J is equal to rho v, इसमें ये J तो हमको पता है कि ये J क्या है, करंट डेंसिटी I अपॉन A, और ये V ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये जो रो है ये है चार्ज डेंसिटी। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये रेजिस्टिविटी है। इस रिलेशन में ये रो है चार्ज डेंसिटी, और ये रिलेशन कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, अब हम इधर A से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी A से डिवाइड कर देते हैं एरिया से, तो I अपॉन A क्या बन गया, J, और इधर A से A कैंसिल हो गया, ये हो गया NEVD, और ये जो NE है ये क्या है, Q चार्ज, और ये पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं हम, तो ये बन जाता है चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से हमारे पास J इज इक्वल टू रो V ये आ जाता है। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि ये जो रिलेशन है J इज इक्वल टू रो V शुड बी अप्लाइड टू ईच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर सेपरेटली, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए भी अप्लाई किया जाना चाहिए और नेगेटिव चार्ज के लिए भी अप्लाई किया जाना चाहिए। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, मतलब जितनी इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है उतनी ही इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है। तभी तो कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जो टोटल डेंसिटी है इसकी वो रो प्लस रो माइनस, मीन्स ये प्रोटॉन की डेंसिटी ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनके सम के इक्वल होती है, और जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये रो टोटल जो है ये क्या हो जाता है, जीरो रहता है। ये रो टोटल की वैल्यू जीरो रहती है। आगे देखते हैं, इन अ कंडक्टिंग वायर द टोटल करंट एंड चार्ज डेंसिटी अराइजेस फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो टोटल करंट है या टोटल चार्ज डेंसिटी है वो दोनों तरह के चार्जेस की वजह से होती है। अभी जैसे हमने लिखा कि ये जो रो टोटल है, रो टोटल में रो प्लस भी होता है और रो माइनस भी, पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है, हमें ये दोनों ही लेने चाहिए ये बोला है। तो अब दोनों चार्ज की वजह से टोटल हम वो निकालें इसकी करंट डेंसिटी, तो अब दोनों चार्जेस की वजह से करंट डेंसिटी निकालेंगे। तो सपोज करंट डेंसिटी टोटल है ये J, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी है, मींस रो प्लस V प्लस रो माइनस V माइनस, ये है ओवरऑल करंट डेंसिटी, और ये है प्रोटॉन्स की वजह से जो करंट डेंसिटी है, और ये है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट डेंसिटी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की वजह से डेंसिटी, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो मूव ही नहीं कर रहे, वो ठीक है ना। ड्रिफ्ट कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, प्रोटॉन्स तो ड्रिफ्ट होते नहीं। तो जब प्रोटॉन्स ड्रिफ्ट नहीं होते तो जो ये V की वैल्यू है यहाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गई, जीरो, और इसके जीरो होने से ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो जो J आया वो रो माइनस V माइनस की वजह से आया। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है ये जीरो नहीं है, जीरो क्या है, इसका ड्रिफ्ट, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वजह से जो करंट डेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की वो जीरो हो गई है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए करंट डेंसिटी जीरो हो गई, ये बची नेगेटिव चार्ज वाली। तो अगर हम लिखते हैं J इज इक्वल टू रो V, इसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को भी कंसीडर किया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो है, इसलिए वो टर्म खत्म हो गई और हमारे पास ये रिलेशन बच गया। ये इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि J को दोनों डेंसिटीज की टर्म में ले लिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज की, ये नेगेटिव चार्ज की टर्म में। जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उतनी नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, पर जो ड्रिफ्ट है वो प्रोटॉन्स में नहीं हो रहा है, इसलिए जो J की वैल्यू है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से है। Thus the relation J is equal to rho V does not apply to the total current charge density। तो जो ये रिलेशन आया है J is equal to rho V, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये टोटल करंट चार्ज डेंसिटी पे अप्लाई नहीं हो रहा है।
तो अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। Kirchhoff's junction rule is based on conservation of charge and the outgoing currents add up and are equal to incoming current at a junction। बच्चों किरचॉफ रूल्स में जो फर्स्ट रूल है उसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं, वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, मींस चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर किसी जंक्शन की बात करें हम कि एक जंक्शन है उस पर कुछ करंट आ रहा है, सपोज ये इस तरीके से करंट आया और इस जंक्शन से करंट जा भी रहा है। मान लेते हैं कि 2 वायर्स में ये करंट आ रहा था, आगे जाके ये 3 वायर्स हो गए हैं। तो ये है I1, ये है I2, इसको मान लेते हैं ये I3, I4, I5। तो जितना इनकमिंग करंट है मींस I1 प्लस I2 ये इक्वल होगा आउट गोइंग करंट के, मींस ये इक्वल हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम जो है करंट का सिग्मा आई वो कितना होना चाहिए, 0। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म्स हम दूसरी साइड ले आए हैं, लेफ्ट साइड में, तो फिर ये सब लेफ्ट में आ गए, तो इस साइड क्या बचा, 0। इसी को ही क्या लिखते हैं हम, सिग्मा इज इक्वल टू 0। मीन्स अलजेब्रिक सम जो है करंट का किसी भी जंक्शन के लिए वो क्या होता है, 0। बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल। बच्चों ये जो किरचॉफ रूल है जंक्शन रूल ये करंट के लिए है, और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इन वायर्स को कैसे भी बेंड कर दें हम, किधर भी वायर को हम मोड़ दें, कोई चेंज नहीं आता करंट में। तो यही करंट का जंक्शन रूल है कि वायर का ओरिएंटेशन बेंडिंग से जो वैलिडिटी है किरचॉफ रूल की वो चेंज नहीं होती। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।